नेक्स्ट एक कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक रीजन में दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट्स हैं जिन प्लेट्स की ये लेंथ कुछ L है और प्लेट्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। जैसे हम ऐसा अज्यूम कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, लेंथ के पैरेलल है एक्स एक्सिस और लेंथ के परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस। तो फील्ड E यूनिफॉर्म फील्ड, इस पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म फील्ड है और उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई। और फील्ड की बाउंड्री है, फील्ड मतलब प्लेट्स के बीच बीच में ही है। ये जो लेंथ L दी है उतने ही रीजन में फील्ड है, प्लेट्स के बाहर फील्ड नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाता है कि प्लेट्स के पैरेलल यानी एक्स एक्सिस के अलोंग एक पार्टिकल आउट ऑफ द फील्ड से फील्ड में एंटर करता है। पार्टिकल है चार्ज Q और उसका मास है M और उसकी स्पीड है U। ये पार्टिकल इस तरह से एंटर करता है। तो जैसे ही फील्ड में एंटर होगा तो फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। अब फील्ड का फोर्स, उसका डायरेक्शन, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आई होगा। तो अब ये केस बन जाता है एक तरह से टू डायमेंशनल मोशन का केस, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट u है और y कंपोनेंट 0 है, और एक्सेलरेशन जो एक्ट होना है उसका x कंपोनेंट 0 है और उसका y कंपोनेंट फोर्स अपॉन मास। तो एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए, और क्योंकि केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, इस तरह से एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए ये पार्टिकल इस फील्ड से बाहर आता है। तो यहां दो तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इस फील्ड को क्रॉस करते हुए y डायरेक्शन में उसने एक डिफ्लेक्शन ले लिया, दैट इज डिनोटेड एज y। तो ये सॉल्व करना कि y के अलोंग क्या डिफ्लेक्शन हुआ इन पासिंग थ्रू दिस फील्ड। फील्ड की बाउंड्री है दिस लेंथ L। तो जैसे हम करते हैं टू डायमेंशन में कि इवन ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो कर्व फॉलो हो रहा है इसको एक्स वाई मान के, पॉइंट ऑफ एंट्री को ओरिजिन मान के आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए कि क्या इक्वेशन है ऑफ द पाथ फॉलोड। पॉइंट ऑफ एंट्री को ओरिजिन मान लिया जाए तो एट एनी टी इन द फील्ड जो x है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है x में, तो x इज u x t, यानी x इज u t, और y इज u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है, हाफ a y t स्क्वायर, यानी y इज हाफ q e अपॉन m t स्क्वायर। पर यहां से t क्या है, t है x अपॉन u, तो t को पुट करेंगे तो y बन जाता है हाफ क्यू ई अपॉन m और x स्क्वायर अपॉन ये है u स्क्वायर। तो ये y इक्वल टू एक तरह से ये कांस्टेंट हो गया
proportional to x square. So this is the equation of trajectory. क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा वो अभी मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं एक केस जनरल डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछ लिया जाए तो इस वे से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या कर्व का शेप है, तो आंसर है पैराबोला है, क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। यहां पर इस x को क्रॉस करने में, इस l को क्रॉस करने में क्या डिफ्लेक्शन हो गया, तो इसी इक्वेशन से आप देखें तो ये एक पॉइंट जहां उसने बाहर आना है, इस पॉइंट का x, ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ एंट्री ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का x क्या है, l, और इस पॉइंट का y अगर ढूंढना है तो इसी इक्वेशन में x को l पुट कर दो तो ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा। देन इसी में क्वेश्चन बनता है कि बाहर आते हुए इसकी स्पीड क्या है, v, तो v यहां पर जो vx कंपोनेंट है वेलोसिटी का और जो vy कंपोनेंट है, इस vx और इस vy का रिजल्टेंट है v, यानी v क्या है, v है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर रूट, और साथ ही साथ इस वेलोसिटी का ये एंगल क्या है, तो ये एंगल है tan इनवर्स vy अपॉन vx। नाउ व्हाट इज vx, क्योंकि एक्सेलरेशन x में 0 है तो vx तो ux ही है, एंड व्हाट इज vy, vy इज u प्लस uy प्लस ayt, और uy 0 है तो vy इज q e अपॉन mt, और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, यहां से x इज ut और x कितना है l, तो वहां से t सॉल्व होगा l बाय u, तो आपके पास vy सॉल्व हो जाएगा q e अपॉन m और टाइम की जगह l बाय u। ये आपके पास vy, vx is same as ux, what is that, it is u, तो यहां से vx भी है vy भी है तो v आ जाएगा और थीटा भी आ जाएगा। ये कॉमन सा केस, और इस केस पर बेस्ड एक असाइनमेंट जो आपको लेक्चर के साथ लोड हुआ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है विच इज द सेम केस। तो आप डेटा है वहां आपके पास इस पार्टिकल की, एक तो ये इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉन की u ना दे करके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हाफ mu स्क्वायर गिवन है, तो आपको u चाहिए तो आप u पहले सॉल्व कर लेंगे। वैसे आप ध्यान दें तो इक्वेशन अगर यूज करनी है तो इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें पूरा mu स्क्वायर आ जाता है पार्टिकल का, तो बहुत बार इक्वेशन बनानी हो अगर तो डायरेक्ट आप उस mu स्क्वायर को भी यूज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी गिवन है और लेंथ ऑफ प्लेट ये L उस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर गिवन है, और फिर क्वेश्चन है वहां उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। वहां क्या बनाया है क्वेश्चन में कि ये एक इससे 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यहां से फर्दर कुछ डिस्टेंस अवे एक स्क्रीन शो की गई है लाइक दिस, और ये यहां से इसको हिट करता है, तो ये भी पूछा है साथ में। तो बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में कि आप इस फील्ड में जो भी डिफ्लेक्शन होगी ये y सॉल्व हो जाएगा और थीटा सॉल्व हो जाएगा यहां से। नाउ अब इसके बाद तो फील्ड है नहीं, तो इसके बाद स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होना है, तो फर्दर ये डिस्टेंस मान लो l डैश है, तो यहां पर ये y1 था, ये y1 इसी से सॉल्व होगा,
लेकिन ये y2 जो आपको असाइनमेंट या क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपसे ये पार्टिकल इस स्क्रीन पर ये एंट्री पॉइंट था, अगर ये फील्ड ना होता तो इस पार्टिकल ने इस पॉइंट को हिट करना था जाकर के, फील्ड ऑन किया तो इसने इसको हिट किया, तो ये टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है जो क्या होना है इस y1 और y2 का सम। तो y1 आपने यहां से सॉल्व करना है और y2 के लिए यू रिक्वायर दिस थीटा, वो आपने v बाई वी एक्स से सॉल्व किया और फिर आप लिख सकते हैं कि tan थीटा इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल tan थीटा इज y2 अपॉन l, यानी कि y2 आपके पास l tan थीटा है और फिर ये आंसर बन जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और नोट करें। हमने एसएचएम चैप्टर में ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा है और सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन में टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाय जी होता है। तो जैसे हमने इस एग्जांपल में समझा था कि अगर mg के एडिशन में या mg के अपोजिट, यानी अगर वेट रियल नहीं है, इफ वेट इज एपरेंट, इफ वेट इज एपरेंट तो आपके पास एपरेंट वेट इक्वल टू mg डैश करके जो g डैश बनेगा उससे टाइम पीरियड सॉल्व हो जाएगा। तो अभी जैसे 11th में आपने बॉयंट फोर्स के एग्जांपल्स किए थे, एलिवेटर में पेंडुलम ले लिया, एलिवेटर को अप एक्सेलरेट करा दिया, डाउन करा दिया, यानी इन एडिशन टू mg कोई और फोर्स ले आना। तो अभी इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लेने के बाद ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये पेंडुलम बॉब के पास कोई चार्ज दे दिया जाता है, पेंडुलम बॉब हैज चार्ज और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी डाउनवर्ड कभी अपवर्ड ऐसा दिया, तो आपने चार्ज के साइन से, फील्ड की डायरेक्शन से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन देखनी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स mg के सपोर्ट में ही आती है लाइक दिस, तो आपके पास mg डैश जो है वो mg प्लस एफ इलेक्ट्रिक हो जाएगा। दैट एफ इलेक्ट्रिक क्या है, वो q टाइम्स e है, यानी यहां से इसको QE पुट कर लें, जिससे G डैश सॉल्व हो जाएगा mg प्लस QE अपॉन m और फिर वो G डैश पुट होगा। हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को सब डिस्कस किया हुआ है, खाली इसमें नई चीज हम ये समझ रहे हैं कि पेंडुलम के पास चार्ज दिया हो और कोई फील्ड अप्लाई किया हो तो फील्ड के इफेक्ट में G विल चेंज टू G डैश, उस G डैश की कैलकुलेशन कैसे करनी। अभी ध्यान देना है कि हो सकता है F इलेक्ट्रिक अपवर्ड आ जाए, अगर F इलेक्ट्रिक अपवर्ड आ जाएगा तो mg माइनस QE हो जाएगा, तो उस तरह से G डैश सॉल्व होना है। तो एक ऐसा भी एग्जांपल आपको जो क्लास असाइनमेंट करके लोड किया है उसमें दिया हुआ है, और उसमें एक बार बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पीरियड t बोला है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करके t डैश और फिर t और t डैश का रेशियो पूछा हुआ है। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, स्टैंडर्ड सब क्वेश्चंस हैं, तो इसको समझ लें आप। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और नोट करें।
a particle of charge minus q and mass m moves in a circle of radius r, moves in a circle of radius r around an infinitely long line charge of linear charge density, around an infinitely long line charge of linear charge density plus lambda, then what is the time period of revolution? What is the time period of revolution? देखो, जैसे आप बोहर मॉडल पढ़ते हैं, बोहर मॉडल में एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है Ze, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। ये जो केस है, इट इज सिमिलर टू द केस ऑफ सैटेलाइट अराउंड ए प्लैनेट। एक मास और सैटेलाइट घूमना, ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज, अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट r है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k टाइम्स Ze अपॉन r स्क्वायर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी आप इसको m ओमेगा स्क्वायर r, m इज द मास ऑफ दिस पार्टिकल, यहां से आप ओमेगा सॉल्व कर लें और फिर टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। आप समझे, आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बना के दिया जाता है। समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन बनाते हैं कि फील्ड जो इस डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये तो स्टैंडर्ड कूलम्स लॉ अप्लाई हो रहा है कि फोर्स का एक्सप्रेशन क्या। बोहर्स मॉडल में जो बोहर ने पोस्टुलेट्स दिए हैं, उसमें सिर्फ इतनी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस सर्कल फॉलो करता है, और सर्कल फॉलो करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज गिवन बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बोहर ने सिर्फ ये पोस्टुलेट दिया है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला बोहर है, वो तो कूलम लॉ से आया हुआ है। बट आपको ऐसा केस दिया जा सकता है कि इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में, अगर ये पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट चार्ज जैसा है तो ही तो कूलम्स लॉ लगेगा, तो नहीं तो कोई भी वे हो सकता है फोर्स का। यानी बोहर मॉडल सिर्फ ये बोलता है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है, उसके 50 केस बन सकते हैं। कोई भी हाइपोथेटिकली केस बना सकते हैं कि फोर्स बिटवीन this Ze and this E is following this law। हाइपोथेटिकली कोई भी लॉ दे दिया तो एज पर दैट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स लिखेंगे और फिर हम उसको इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स करके टाइम पीरियड ढूंढेंगे। अब जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें क्या गिवन है कि एक लाइन है और इस लाइन पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है लैम्डा। तो हमने इस वायर से r डिस्टेंस अवे जो वायर का फील्ड है वो डिस्कस किया है कि वो 2k लैम्डा बाय r है। E या तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, या क्या है 2k लैम्डा बाय r। तो डायरेक्शन कहाँ है, r के ही अलोंग। नाउ क्वेश्चन सेज कि एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ये वायर
अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी इस आर के लॉन्ग। यानी अगर इस पार्टिकल को एक स्पीड दे करके एक सर्कल में इसके अराउंड एस्टैब्लिश कर दिया जाए तो सर्कल फॉलो करते समय इस इलेक्ट्रॉन पर इस वायर के फील्ड की फोर्स हर समय टुवर्ड्स सेंटर रहेगी, along radius रहेगी of constant magnitude, so that will behave as centripetal force. तो E multiplied by electric field, what is that? ये लिखा हुआ है E into 2k lambda by R equal to what? M omega square R. Sometimes इस इलेक्ट्रॉन की जो सर्कल फॉलो कर रहा है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, जैसे बोहर मॉडल में तो आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन ही बनाए हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्या किया है के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर को क्या कर दिया इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वहां से जो वी सॉल्व हुआ वो क्या हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऐसे ही हो सकता है आपसे इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछी जाए तो आपने इस फोर्स को कर देना है एम वी स्क्वायर बाय आर। समटाइम्स उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाती है तो एम वी स्क्वायर बाय आर में एम वी स्क्वायर आ रहा है तो एम वी स्क्वायर की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी भी सॉल्व हो सकती है। तो अभी यहाँ इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा है तो मैं इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख रहा हूं। तो ई 2k लैम्डा अपॉन एम आर स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा सॉल्व हो जाएगा और फिर टाइम पीरियड होना है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ऐसा कोई भी केस दे करके, ये तो बाय चांस हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां हमारे पास स्टैंडर्ड वायर का फील्ड, ये सब फील्ड हमें जो याद है उसको यूज करना है। कभी क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करते हैं कि हाइपोथेटिकली आपको बताया गया कि ये फील्ड है, एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड गिवन है और फिर कोई केस बनाया सर्कल का, तो आपने अकॉर्डिंगली उसको डील कर लेना है। जैसे किसी एक चार्ज पार्टिकल का फील्ड में छोड़ दिया, फील्ड में कोई वेलोसिटी देके छोड़ दिया, उसका जो भी केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक सिस्टम जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो हमने क्या समझा था कि एक कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है कि उस मॉलिक्यूल में पोल फॉर्मेशन है, यानी वो मॉलिक्यूल एक डाइपोल है और उस मॉलिक्यूल में वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कभी अलग होंगे नहीं, वो हमेशा एक साथ रहेंगे। तो ऐसा मॉलिक्यूल किसी फील्ड में छोड़ दिया जाए, यानी एक पोलर मॉलिक्यूल अगर कहीं फील्ड में होगा तो उस फील्ड का उस कंप्लीट डाइपोल पर क्या इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या इफेक्ट आएगा, ये एक स्टैंडर्ड सा केस है। तो समझ ले इस पॉइंट को। इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, स्टैंडर्ड जो डिस्कस होता है वो यूनिफॉर्म फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो डाइपोल मूवमेंट अपने आप में एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन -q टू +q है और फील्ड यूनिफॉर्म लिखा तो फील्ड की भी कोई डायरेक्शन होगी। तो एज्यूम कर लेते हैं कि फील्ड की कोई डायरेक्शन है ई वेक्टर और इस फील्ड में किसी डायरेक्शन में डाइपोल प्लेस्ड है पी वेक्टर और ई वेक्टर और पी वेक्टर में कोई एंगल थीटा है। तो डाइपोल क्या है, डाइपोल इज कलेक्शन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लाइक दिस। अगर मैंने पी वेक्टर की डायरेक्शन ली है तो इसका मतलब है कि -q इधर है और +q इधर है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इस E यूनिफॉर्म E ने पॉजिटिव चार्ज पर अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, लेट अस नेम इट एज F1। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा QE और इस नेगेटिव चार्ज
ये भी चार्ज तो Q ही है, और फील्ड जो E यहाँ पर है वही यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स अपोजिट टू फील्ड, यानी अगर फील्ड आई कैप है तो ये F1 वेक्टर आई कैप है, लेकिन ये F2 वेक्टर माइनस आई कैप है, लेकिन मैग्नीट्यूड इस F1 और F2 दोनों का सेम है। तो थीटा की कुछ भी वैल्यू हो, थीटा की कुछ भी वैल्यू हो, ये फोर्स आई कैप रहेगा, ये फोर्स माइनस आई कैप रहेगा, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। तो यहां से ये रिजल्ट कि यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स F नेट ऑन डाइपोल इज जीरो, ऑन डाइपोल इज जीरो whatever may be the value of theta, whatever may be the value of theta, क्योंकि थीटा की वैल्यू से ई वेक्टर नहीं बदला ना, ई वेक्टर तो सेम ही है। तो ई ने इस पर फोर्स लगाना है अपनी डायरेक्शन में और इस पर लगाना है अपने अपोजिट। तो मैं इस थीटा की जो मर्जी वैल्यू यहां इमेजिन कर लूं, ये फोर्सेस की डायरेक्शन यही रहेंगी, जिसके चलते एफ नेट जीरो रहेगा। लेकिन किसी भी बॉडी पर, ये डाइपोल अपने आप में क्या है, एक मॉलिक्यूल, एक बॉडी। तो हमने 11th में पढ़ा है कि किसी भी बॉडी पर अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो जाए तो ये जो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है ये एक कपल होता है। और एक कपल में अगर इन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं उनके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो उस कपल का टॉर्क बन जाता है। तो डाइपोल पर फील्ड में एफ नेट तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नेट टॉर्क बन जाए, जैसा कि मैंने यहाँ शो किया। अगर ये जो डिस्टेंस है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, जो जनरली हम 2L ले लेते हैं, वो 2L मान लें तो इस थीटा से इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है ये 2L साइन थीटा बन रहा है। और टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होता है, एनी वन फोर्स multiplied by perpendicular distance between the forces. What is that? 2L sin theta. तो यहां से E या Q into 2L E theta, यानी ये बनता है डाइपोल मोमेंट P E sin theta। तो ये एक एज रिजल्ट बात याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल प्लेस्ड है तो डाइपोल पर एफ नेट तो जीरो है, लेकिन टॉर्क नेट का एक्सप्रेशन है पीई साइन थीटा। और ये टॉर्क अगर ये डाइपोल फ्री छोड़ देंगे हम तो ये टॉर्क के इन्फ्लुएंस में ये रोटेट होगा। रोटेट किसके अबाउट होगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। जो बातें हमने रोटेशन मोशन में पढ़ी हुई हैं वो बेसिक बात भूलनी नहीं है। और टॉर्क प्रोवाइड्स एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क इज आई अल्फा। जैसे हम ट्रांसलेशन के सब केसेस कर रहे हैं कि फोर्स इलेक्ट्रिक है और फिर केस कोई भी बना दिया आपने, ऐसे ही रोटेशन में ये यहाँ केस बनता है कि हमने इतने थीटा पे छोड़ा और छोड़ते ही उसका अल्फा क्या था, तो टॉर्क इज पी साइन थीटा, पी साइन थीटा इज आई अल्फा। अब आई जब सॉल्व करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करना है, तो किस एक्सिस के अबाउट, तो आपने समझना है कि जब फ्री छोड़ेंगे तो एक्सिस कौन सी सेलेक्ट होनी है, जो सेंटर ऑफ मास से पास होगी। तो आई यूज करके अल्फा सॉल्व हो जाता है अगर अल्फा पूछा जाए तो। अभी एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क को थोड़ा और समझ लें। साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी व्हेन थीटा इज जीरो एंड थीटा इज पाई। यानी वो कौन सी वैल्यू ऑफ थीटा है जिस पर टॉर्क जीरो होगा। एफ नेट तो हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए जीरो है, तो यहां समझें कि टॉर्क इज जीरो व्हेन थीटा इज जीरो और थीटा इज 180। दो एंगल्स हैं जिनके लिए ये जीरो होगा। लेकिन यहां एक बात देखें, ये जो फोर्सेस यहां शोन हैं तो बड़ा क्लियर है कि इन फोर्सेस से जो टॉर्क लगेगा वो क्लॉकवाइज लगेगा। क्लॉकवाइज का मतलब टॉर्क इज ट्राइंग टू ब्रिंग दिस पी वेक्टर क्लोज टू ई वेक्टर। मैं
थीटा की वैल्यू मोर देन 90 भी सेलेक्ट कर लूं, लेकिन ये फोर्स आई कैप, ये फोर्स माइनस आई कैप, तो डाइपोल ऐसा ही घूमेगा। तो यहां से ये बात याद रखनी है कि नेचर ऑफ टॉर्क, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, नेचर ऑफ टॉर्क जो है वो पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर करना है। नेचर ऑफ टॉर्क इज टू मेक पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर। तो इस डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को भी साथ में कंसीडर करते हुए, और क्योंकि टॉर्क भी वेक्टर है, तो आपके पास एक वेक्टर एक्सप्रेशन ऐसा अगर लिखा जाए तो दोनों ही चीजें ठीक डिफाइन हो जाती हैं। यानी P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P वेक्टर एंड E वेक्टर से जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बनेगा वही बनेगा जो डायरेक्शन हमने यहाँ डिस्कस की हुई है। यानी वेक्टर एक्सप्रेशन जैसे A क्रॉस B इज नेवर इक्वल टू B क्रॉस A, तो ये P क्रॉस E है, E क्रॉस B नहीं है। P क्रॉस E करेंगे तो ये डायरेक्शन वाली बात भी सेटिस्फाई होगी। और रोटेशन में ही हमने ये भी पढ़ा था कि F नेट 0 हो और साथ ही साथ टॉर्क नेट भी 0 हो, तो ये केस ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। सो फॉर द डाइपोल टू बी इन इक्विलिब्रियम इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा शुड बी 0 और 180, बिकॉज ये ही दो एंगल्स हैं जिन एंगल्स पर एफ नेट भी 0 होता है और टॉर्क नेट भी 0 होता है। लेकिन किसी भी थीटा पर आप छोड़ें, चाहे वो 10 डिग्री हो चाहे वो 170 डिग्री हो, नेचर ऑफ टॉर्क इज टू मेक पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर। यानी नेचर ऑफ टॉर्क है थीटा को 0 करना, यानी नेचर ऑफ टॉर्क है इन दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में से इसी पोजीशन में लेके जाना। तो यहां से लिंक करते हुए ये बात भी एज रिजल्ट याद रखेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बोथ आर द इक्विलिब्रियम पोजीशंस, बट थीटा इक्वल टू 0 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं 0 डिग्री पर डाइपोल प्लेस्ड है और इसको मैं 10 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये वापस 0 डिग्री की तरफ आएगा, तो ये स्टेबल। मान लो ये 180 मींस अपोजिट रखा आपने, 180 से उसको डेविएट किया 10 डिग्री, तो 10 डिग्री डिवाइड करके छोड़ा तो वापस नहीं जाएगा, ये घूम के 0 पर ही आएगा, क्योंकि नेचर हमेशा थीटा को 0 करने की है। तो फाइनली ये भी ध्यान रखना है कि 0 डिग्री जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, और 180 डिग्री इट इज अनस्टेबल। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल एंड अनस्टेबल। अब अगेन हर एक बात से आगे आगे बात लिंक होती जाती है। हमने ऑसिलेशन चैप्टर में ये समझी बात कि जब भी कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और उसको डिस्टर्ब करके हमने छोड़ा तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट होने लगती है, और ऑसिलेशन की मीन पोजीशन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वही होती है। अब यहाँ डाइपोल इस फिगर में समझे आप, ई वेक्टर था आई कैप में, ये डाइपोल पी वेक्टर अगर यहाँ ऐसा पैरेलल छोड़ दिया जाए तो ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अब मैं इसको डिस्टर्ब करूं, सपोज मैंने 5 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये वापस आने का मतलब है कि वापस आकर के इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इट गेन सम मोमेंटम, तो ये रुकता नहीं है और ये इस तरह से एंगुलर ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। और ऑसिलेशन की मीन पोजीशन कौन सी होती है? थीटा इक्वल टू 0। तो अगेन ये बात एक और क्वेश्चन लिंक हो जाता है कि अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डाइपोल को डिस्टर्ब करके रिलीज कर दें तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसा मोशन होगा? तो आंसर है कि एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन होगा और उस ऑसिलेटरी मोशन की मीन पोजीशन थीटा इक्वल टू 0 होगी। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि क्या ये ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होगा? अब एसएचएम होने के लिए अगर वो लीनियर एसएचएम होता है तो कंडीशन है कि एफ रिस्टोरिंग
शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और अगर एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन है तो कंडीशन फॉर एसएचएम क्या है कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है एट एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, दैट रिस्टोरिंग टॉर्क शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए। और हमारे पास इस केस में एट एनी थीटा एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ये है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो जो वो रिस्टोरिंग टॉर्क पीई साइन थीटा होना है, रिस्टोरिंग टॉर्क होना है पीई साइन थीटा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, थीटा नहीं है। तो हमारा आंसर बनेगा कि ये केस ऑफ एसएचएम नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट है कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, for small values of theta, sin theta is approximately theta, which means कि जो टॉर्क रिस्टोरिंग है वो क्या है, PE थीटा। तो यहां से उस केस में SHM हो जाएगा, और फिर SHM हो जाएगा तो आपसे टाइम पीरियड ऑफ SHM पूछ लिया जाता है। तो टाइम पीरियड T ये 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, ये आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। यहां तक ये एक कॉमन सा केस, तो पूरी बात समझ के रखें, ठीक है। अब ये जैसे स्टैंडर्ड से कुछ सब पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे एक और स्टैंडर्ड बात है कि एक स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्कस की हमने, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये पॉइंट था कि इनसाइड तो फील्ड 0 है, ये हमने डिस्कस किया कि x लेस देन r है अगर, तो E क्या है, 0 है, और x ग्रेटर देन r है तो E क्या है, E KQ बाय x स्क्वायर है। एंड जस्ट आउटसाइड that is near the surface, ये आपके पास E बनता था KQ बाय R स्क्वायर, जिसको हमने जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लिया तो ये बनता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सारी बात ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब जैसा हमने ग्रेविटेशन में भी डिस्कस की ये सब बातें कि इनसाइड E का मतलब ये है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। जैसे मैं यहां से एक ऐसा सा डिवीजन कर दूं, यानी ये पार्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये पार्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब मैं कोई भी पॉइंट लूं स्फीयर में, ई तो हर जगह 0 है, मान लो मैं सेंटर की बात करता हूं, तो सेंटर पर इतने पार्ट का फील्ड और इतने रिमेनिंग पार्ट का फील्ड कोई पूछे तो क्योंकि ये रिजल्ट है कि E इनसाइड इज 0 एट ऑल दी पॉइंट्स, तो इसको जब मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो इस पार्ट का जितना फील्ड सेंटर पर होगा उतना ही फील्ड इस पार्ट का भी होगा, और इक्वल होगा और साथ ही साथ अपोजिट डायरेक्टेड भी होगा। यानी अगर कोई ऐसा बोलता है कि इस छोटे वाले पार्ट का फील्ड सेंटर पर E है तो इस बड़े पार्ट का फील्ड क्या है, तो आंसर है वो भी E है। इसका डायरेक्शन ऑफ फील्ड सेंटर पर अगर माइनस आई कैप है तो इस पार्ट के फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पर प्लस आई कैप है। ये हम इस रिजल्ट से बोल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड सी बात यह है कि बहुत बार हमें एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है
देखो इस स्फीयर में जैसे मैं 2 पार्ट कर रहा था, तो इसमें 2 पार्ट कैसे भी किए जा सकते हैं। तो यहां एक बहुत छोटा सा पार्ट इसमें से डिटैच करना, यानी इतना सा पार्ट, बस। जो पार्ट डिटैच किया गया है वो है डी क्यू। टोटल चार्ज क्यू था और यहां से जो पार्ट रिमूव किया गया है, एक स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट का चार्ज है डी क्यू, और रिमेनिंग है क्यू माइनस डी क्यू। इस क्यू माइनस डी क्यू को आप कुछ Q1 नाम दे दीजिए। तो यहां DQ part being very small can be imagined as a point charge। अब किसी भी पॉइंट चार्ज, जैसे ये चार्ज Q हम लेते हैं, तो इस Q से जितना फील्ड यहां पर R डिस्टेंस अवे इधर डायरेक्टेड होगा, उतना ही डिस्टेंस R यहां ले लें तो यहां डायरेक्टेड होगा, यानी ये दोनों E इक्वल होंगे। तो इस पार्ट, अभी इमेजिन करें कि यहां DQ प्रेजेंट है, तो इस पार्ट से जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड पॉइंट ए, पॉइंट बी। ए पॉइंट क्या है? जस्ट इनसाइड, और बी पॉइंट क्या है? जस्ट आउटसाइड। अब कंप्लीट स्फीयर, आप समझे इस बात को कि कंप्लीट स्फीयर इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू क्यू, तो आंसर है 0, कंप्लीट क्यू। E at A, sorry B, ड्यू टू क्यू B पर, तो आंसर है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन अवे, डायरेक्टेड अवे। एक बार चेक कर लीजिएगा, यहां पहले जो मैंने E मेंशन किया था ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, कहीं गलती से मैंने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ना लिख दिया हो, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, चेक कर लीजिएगा। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है ड्यू टू कंप्लीट क्यू। अब इसमें ए पर नेट 0 है, यानी ए पर डी क्यू, ई एट ए ड्यू टू डी क्यू अगर इवन है, और ई एट ए ड्यू टू Q1, Q1 कौन है? रिमेनिंग, ये E2 है। तो बड़ा क्लियर है कि क्योंकि नेट E 0 है, तो इसका मतलब होगा कि E1 एंड E2 आर सेम, E1 एंड E2 आर इक्वल, एंड दे हैव अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो। तो इस रिमेनिंग का तो हमें नहीं पता, क्योंकि रिमेनिंग एक पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन जो DQ चार्ज है वो तो वेरी स्मॉल है ना, तो DQ को क्या मान सकते हो? पॉइंट चार्ज। तो बड़ा क्लियर है कि DQ का फील्ड A पर कहां होना था? अवे। तो E1 की डायरेक्शन अगर इनवर्ड है, तो E2 की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और E1 E2 दोनों इक्वल, आपस में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। तो लेकिन A और B दोनों पॉइंट्स बहुत साथ साथ है, एक जस्ट इनसाइड है, एक जस्ट आउटसाइड है। तो जस्ट इनसाइड अगर ये E1 E2 था मैग्नीट्यूड वाइज, तो जस्ट आउटसाइड भी ये E1 E2 ही होगा। हाँ, डायरेक्शन वाइज हमें नहीं पता, अभी वो डिस्कस कर लेते हैं बात को, लेकिन मैग्नीट्यूड जो A पर होना है किसका? DQ का, और जो Q1 का होना है वही इंटेंसिटी B पर भी होनी है, क्योंकि A और B दोनों क्लोज है। लेकिन A पॉइंट के नेट इंटेंसिटी 0 ने हमें ये हिंट दे दिया
कि वो दोनों E1 E2 सेम है और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो क्योंकि E1 कहाँ होना है, ए पॉइंट पर, E1 इधर है, E1, और E2 इधर है, E2। लेकिन बी पॉइंट पर, बी पॉइंट दोनों के ही अवे है, तो क्लियरली बी पॉइंट पर E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में होंगे, और E1 और E2 तो दोनों इक्वल भी थे, यानी E1 और E2 इक्वल है, उनका कुछ नाम E डैश रख दीजिए। तो E एट B जो टोटल है वो ट्वाइस E डैश हो जाएगी, और ट्वाइस E डैश ये तो आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसका मतलब कि जो E डैश है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो रिजल्ट क्या, जो बात याद रखनी है वो ये, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि एक स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसमें से एक इनफाइनाइट स्मॉल चार्ज रिमूव किया। तो रिमूव करने से पहले और रिमूव करने के बाद जस्ट आउटसाइड द सरफेस इंटेंसिटी क्या है। तो जब इसको रिमूव नहीं किया था तो इंटेंसिटी थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इनफाइनाइट स्मॉल को रिमूव किया तो क्या हो जाएगी, आंसर आ रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इंटेंसिटी ये होल करने से पहले E थी, तो होल करने के बाद E बाय 2 हो जाएगी। अब ऐसे समझो कि जस्ट इनसाइड होल करने से पहले 0 थी, और होल करने के बाद अब यहां से आपके पास जो E1 पार्ट है वो हट जाएगा, क्योंकि वो आपने होल करके हटा दिया है, तो E2 तो रहेगा। यानी होल करने के बाद जस्ट आउटसाइड जो फील्ड होगा, जस्ट इनसाइड भी वही फील्ड होगा। होल करने से पहले इनसाइड, जस्ट इनसाइड फील्ड है 0, जस्ट आउटसाइड फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। होल करने के बाद जस्ट आउटसाइड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जस्ट इनसाइड भी है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक अपने आप में कॉमन सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ये बात याद रखनी है। दूसरी एक बात यहाँ और पूछ ली जाती है इसी पर बेस्ड, कि यहाँ पर जब होल नहीं किया, एक केस इमेजिन करें किया, ये इस तरह से है, लेकिन तो भी हम ये इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि यहां पर जो एक DQ चार्ज प्रेजेंट है, DQ, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इस स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई भी एक इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फोर्स है। तो आपको ये DQ पर फोर्स बताना है, तो DQ को हटा लेना पड़ेगा। DQ को हटाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बचती है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो E होगा, जो हमने डिस्कस किया, उस E से इस पर फोर्स आएगा। तो फोर्स ऑन एनी DQ प्रेजेंट ऑन सरफेस, तो आंसर है DQ मल्टीप्लाइड बाय द इंटेंसिटी ऑफ रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और इंटेंसिटी ऑफ रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये इनफाइनाइट स्मॉल है, तो यहां पर जो एरिया है ds, तो DQ बाय ds इज व्हाट, सिग्मा।
यानी हम इस फोर्स को सिग्मा इंटू ds, और ये है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से F अपॉन ds किया। इस F की डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड, यानी नॉर्मल टू सरफेस। तो ये फोर्स जिस सरफेस पर लग रही है उस सरफेस के नॉर्मल है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। तो ये आपके पास नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी जैसे ही हम किसी भी बॉडी को जो स्फेरिकल शेप की है उसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आते हैं, तो हर dq पर रेडियली आउटवर्ड इस तरह से आप पॉजिटिव लेकर आओ, आप नेगेटिव लेकर आओ, क्योंकि पॉजिटिव ने इस रिमेनिंग पॉजिटिव को रिपेल करना है, नेगेटिव ने इस एक dq नेगेटिव को रिपेल करना है। यानी ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड प्रेशर रहेगा विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसकी क्या वैल्यू होगी? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो यहां से सॉल्व होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात एज रिजल्ट याद रखते हैं। इस चैप्टर में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें स्टैंडर्ड याद रखना है, तो उसको बार बार आप रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे वो सारी बात माइंड में परमानेंट सेट हो जाती है। तो दो बातें यहाँ स्टैंडर्ड डिस्कस हुई। एक कि एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से एक छोटा सा होल कर देते हैं, या बोलते हैं कि dq उसमें से हमने हटा दिया, तो हटाने के बाद जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड क्या फील्ड रहेगा? तो सब डेंसिटी की टर्म्स में उसका आंसर हमने सॉल्व किया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अब नेक्स्ट समझा हमने कि हमने कुछ रिमूव नहीं किया, हर dq अपनी जगह प्रेजेंट है, लेकिन रेडियली आउटवर्ड हर पॉइंट पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। वो फोर्स पर यूनिट एरिया नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? तो आंसर आ रहा है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे बहुत बार हमने सोप बबल्स किए ना सरफेस टेंशन में, तो सरफेस टेंशन में भी इनसाइड आपके पास जो सरफेस टेंशन है वो बबल को अंदर की तरफ खींचती है, और क्या है वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर? वो है 4T/R, जो एक्सेस प्रेशर पड़ा था, यानी इनसाइड प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब उस बबल के किसी भी स्मॉल ds एरिया की बात करें तो हर ds एरिया अंदर की तरफ को रेडियली इनवर्ड पुश हो रहा है, जिससे अंदर एयर का प्रेशर बढ़ा है। तो यहाँ क्वेश्चन बना देते हैं कि सोप बबल को हमने चार्ज कर दिया, तो क्या बन गया? वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या आ गया उसके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो रिपल्शन से अगर इस रिपल्सिव फोर्स से जो प्रेशर बन रहा है वो आ रहा है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल टू वो प्रेशर हो गया जो कि सरफेस टेंशन के इनवर्ड फोर्स से बन रहा है। व्हाट इज दैट? 4T/R। तो उस केस में आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर सेम हो जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बनाई जाती है कि हम कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस बबल पर लेकर आए कि इससे जो इनसाइड एक्सेस प्रेशर था वो जीरो हो जाए। एक्सेस प्रेशर जीरो हो जाने का मतलब इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर इक्वल हो जाए। तो उसके लिए आपने सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को क्या करना होगा? 4T/R। तो यहां से सिग्मा सॉल्व हो जाएगा 8T एप्सिलॉन नॉट बाय R अंडर रूट। इतना सिग्मा लेकर आएंगे। फिर वहां ऐसा भी क्वेश्चन बना देते हैं कि क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि जो चार्ज देना है बबल पर वो पॉजिटिव ही देना है या नेगेटिव ही देना है? तो यहाँ मैंने समझाया आपको कि चाहे आप इसको पॉजिटिव चार्ज दो चाहे आप इसको नेगेटिव चार्ज दो, किसी dq और रिमेनिंग
में वो लाइक का केस ही बनेगा, उससे क्या होनी है, रिपल्शन ही होनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ने आउटवर्ड ही होना है। तो सोप बबल को आप नेगेटिव चार्ज दें, आप पॉजिटिव चार्ज दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ आएगा, आउटवर्ड ही आएगा। नेक्स्ट हमें एक और बात स्टैंडर्ड एज रिजल्ट समझ लेनी है। जैसे कोई भी बॉडी है, हमने समझा है कि हम उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, तो वो बॉडी या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है या डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। लेकिन जो भी चार्ज उस बॉडी के पास नेट होता है, जैसे एक स्फेयर की हम बात कर रहे हैं, तो स्फेयर में इट हैज सम वॉल्यूम। मान लो मेरे पास कोई रबर की बॉल है, तो रबर इनसाइड रबर मास तो ही है ना। बेसिक बात हमने क्या पढ़ी है कि किसी भी मास के साथ चार्ज एसोसिएटेड हो सकता है। तो एक रबर की बॉल में इट इज फुल ऑफ मास, उसके पूरे वॉल्यूम में मास है, तो उसके हर एटम के पास कोई चार्ज हो सकता है। यानी चार्ज का जो टोटल वैल्यू है, अमाउंट है, वो उस बॉडी में कहां पर है, तो उसके मटेरियल यानी इनसाइड वॉल्यूम में एक पॉसिबिलिटी है, और वॉल्यूम में कहीं कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी सब है। लेकिन रिजल्ट ये है कि अगर कोई बॉडी कंडक्टिंग है, जैसे आपने मेटल की बॉल ले ली, कॉपर की बॉल ले ली, तो कंडक्टिंग बॉडी को जब भी कोई चार्ज एक्वायर कराया जाएगा एक्सेस या डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा करके, तो वो चार्ज कभी भी उसके वॉल्यूम में नहीं होगा। चार्ज गिवन टू ए कंडक्टिंग बॉडी ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस। यानी ये बात हमें किसी केस में क्वेश्चन में बताई नहीं जाएगी। हमें जैसे ये कहा गया कि एक कंडक्टिंग बॉडी है, इट हैज सम चार्ज, तो हमें ये बात एज फैक्ट समझ के रखनी है कि चार्ज जो भी उस बॉडी के पास है, वो चार्ज सरफेस पर ही होगा, वो चार्ज कभी इनसाइड वॉल्यूम नहीं होगा। ये बात एज रिजल्ट याद रखनी है। आपको जो नोट्स आज साथ में मिल रहे हैं उसमें ये बात मेंशन है, लिखी हुई है, आप एज नोट्स वहां से ले लीजिएगा। लेकिन आई रिपीट द सेंटेंस कि चार्ज गिवन टू ए कंडक्टिंग बॉडी ऑलवेज रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस। यानी अगर किसी ने कहा कि एक स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, इट हैज चार्ज, तो ये आपने अंडरस्टूड लेना है कि चार्ज सरफेस पर होगा, और सरफेस पर है तो सरफेस के फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इनसाइड ई क्या होता था, 0 होता था, और आउटसाइड क्या है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है कि वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वो एक स्फेरिकल कंडक्टर है हैविंग सो एंड सो चार्ज। तो वहां से ये क्लियर है कि इनसाइड तो ई 0 होगा, और जो भी ई है वो आउटसाइड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा। अब क्योंकि एक कंडक्टर में चार्ज हमेशा सरफेस पर रहता है, और सरफेस के अंदर स्फेरिकल का ऐसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि वो ई इनसाइड 0 होता है, तो कंडक्टर में ना ये रिजल्ट एप्लीकेबल है टू एवरी शेप। यानी कोई भी शेप की बॉडी हो, वो स्फेयर होना जरूरी नहीं है, कोई भी शेप हो, कोई एलिप्टिकल शेप हो सकती है, एनी टाइप ऑफ शेप, कोई रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, अगर कोई बॉडी कंडक्टिंग है तो चार्ज गिवन टू दैट कंडक्टिंग बॉडी ऑलवेज अपीयर ऑन द सरफेस, नंबर 1। नंबर 2, उसके इनसाइड थिकनेस में आपके पास किसी भी पॉइंट पर नेट ई 0 होगा। यानी आप एक कंडक्टिंग बॉडी कैसी भी शेप की है, कंडक्टिंग होनी चाहिए। इस कंडक्टिंग बॉडी में अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है तो इसको कुछ भी चार्ज दिया होगा तो चार्ज इसके सरफेस पर ही होगा, वो चार्ज उसकी वॉल्यूम में इनसाइड कभी नहीं होगा। ये बात एज फैक्ट आप याद रखें। और चैप्टर के एंड में इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट अभी आप एज फैक्ट समझ लें। और साथ ही साथ इनसाइड, जैसे मैं ये पॉइंट ए ले लूं, बी ले लूं, सी ले लूं, इनसाइड दी वॉल्यूम ई
is 0 inside at all the points. यानी आप A पर पूछें what is E at A, आंसर is 0. What is E at B, आंसर is 0. What is E at C, आंसर is 0. और मतलब इसके खुद के चार्ज का तो कोई फील्ड नहीं ही होना है। फर्दर एक रिजल्ट है कि हो सकता है कि ये चार्ज बॉडी है और बाहर कोई और चार्ज रखा है। जैसा मर्जी केस हो, किसी कंडक्टिंग बॉडी के थिकनेस के अंदर E नहीं होगा। मैं इस बॉडी के नियर कोई और कंडक्टिंग बॉडी या कैसी भी बॉडी, चार्ज बॉडी ले आऊं या चार्ज ले आऊं, तो ये चार्ज का फील्ड चारों तरफ होना है, लेकिन इसका फील्ड इस थिकनेस में नहीं हो सकता है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि जो भी रीजन किसी कंडक्टिंग बाउंड्री में, जैसे ये रीजन कंडक्टिंग बाउंड्री के अंदर है, तो उस कंडक्टिंग बाउंड्री के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। जैसे ये तो जो सॉलिड बॉडी थी ना, मान लो कोई आपको केस दिया जाए कि ये एक ऐसी कोई बॉडी है जो किसी शीट से बनी हुई है, यानी इनसाइड उसमें हॉलो स्पेस है। तो अगर ये कंडक्टिंग है, देखो वो बात मस्त है, जैसे कोई मेटल की शीट लेकर के आपने कोई एक शेल टाइप कुछ बना दिया, तो बाहर ये Q1 है, Q2 है, बाहर कितने भी चार्ज हम अरेंज कर लें, इसको चारों तरफ चार्जेस से घेर लें, लेकिन इसके इनसाइड पार्ट में, क्योंकि ये इनसाइड जो पार्ट है ये एक कंडक्टिंग शीट से कवर्ड है, तो ये रीजन इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड रहेगा, मतलब इट विल वर्क एज शील्ड। E इनसाइड इज ऑलवेज 0। एक सॉलिड कंडक्टर या एक हॉलो कंडक्टर, अब ये समझना, हॉलो ये कंप्लीट क्लोज होना चाहिए, कहीं ओपन है तो फिर नहीं, यहां मैं कहूँ यहां मैं होल कर दिया, फिर नहीं, ये कंप्लीट एनक्लोज होना चाहिए। तो इनसाइड का स्पेस जो है वो वहां नेट E 0 हो जाएगा। किसी कंडक्टर की थिकनेस के अंदर E नेट 0 होना, और साथ ही साथ अगर वो कोई शेल टाइप स्ट्रक्चर है तो उसके हॉलो पार्ट में बाहर प्रेजेंट कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ये बात एज रिजल्ट याद रखनी है। नेक्स्ट एक बात कि कंडक्टिंग बॉडी को दिया हुआ चार्ज उसके सरफेस पे रहता है, लेकिन सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्म रहेगा या किसी पार्ट में चार्ज ज्यादा हो जाएगा, किसी पार्ट में कम हो जाएगा। समझना इस बात को। जैसे ये एक स्फीयर है, अब इस स्फीयर को मैं इमेजिन कर सकता हूं, ये एक हेमिस्फीयर और ये एक हेमिस्फीयर। अब मैंने मान लो इस स्फीयर को चार्ज दिया है 20 कूलम, और 20 कूलम इस हेमिस्फीयर पर 10 कूलम, नीचे वाले हेमिस्फीयर पर 10 कूलम, या हो सकता है इस पे 5 कूलम और इस पे 15 कूलम। हमने जो रिजल्ट डिस्कस किया वो ये किया कि चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिजाइड्स ऑन द सरफेस, लेकिन वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस कैसा होगा उसको लेके भी रिजल्ट है। अगर तो ये एक कंडक्टर ऐसा है जिसके आसपास कोई और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं है, यानी ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेट का मतलब होता है कि कोई भी और फील्ड प्रेजेंट नहीं है। जैसे हो सकता है ना कि ये हमने जो चार्ज बॉडी ली स्पेस में, तो इस चार्ज बॉडी के नियर यहां भी कोई चार्ज बॉडी प्रेजेंट है, तो इसका इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। इसको बोलते हैं कि आइसोलेटेड है, मतलब और कोई नहीं है, बस यही है स्पेस में, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो एक आइसोलेटेड अगर कंडक्टर है तो उसके सरफेस पर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आप समझे एक बात को कि अगर ये एग्जैक्ट स्फीयर ना होता, मान लो ये कोई एलिप्टिकल शेप होती लाइक दिस, तो एलिप्टिकल शेप में ये जो पोर्शन है यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये जो पोर्शन है यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 ग्रेटर है R1 से। लेकिन अगर ये स्फेरिकल शेप है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम एट ऑल दी पॉइंट्स। किसी भी पार्ट में चेक कर लें, रेडियस ऑफ कर्वेचर R ही है, लाइक दिस। ठीक है, तो रिजल्ट ये है कि अगर एक ही शेप है स्फेरिकल शेप जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होना है, अगर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट सेम होगी। ये फर्दर एक रिजल्ट, यानी इस केस में R1 और R2 अलग अलग है। तो अगर इस कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दिया जाए तो चार्ज गिवन टू दिस कंडक्टिंग बॉडी विल अपीयर ऑन द सरफेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस पोर्शन में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी और इस पोर्शन में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो वो दोनों सेम नहीं होंगी। वो सेम होने के लिए रेडियस को सेम होना चाहिए था। हाँ, जितना रेडियस यहां पर है एक एलिप्टिकल शेप में उतना ही रेडियस यहां भी होता है, ऐसे ही जितना रेडियस यहां पर है उतना ही रेडियस यहां भी होता है। तो हम ये तो कह सकेंगे कि इस पोर्शन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पोर्शन में भी है, इसलिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां होगी वो यहां भी होगी। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पोर्शन में है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पोर्शन में भी है। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां होगी वही सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां भी होगी, लेकिन इन दोनों का आपस में सेम नहीं होगा। यानी कोई मान लो इरेगुलर शेप की बॉडी है तो उसमें कहीं रेडियस कुछ है, कहीं रेडियस कुछ है, कहीं रेडियस कुछ है, लेकिन जो जो पार्ट उस कंडक्टर में ऐसे होंगे जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, उन सब पर जो इंटेंसिटी है, सॉरी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम ही होगी। और इसके साथ साथ एक और इससे लिंक करके एक बात एज रिजल्ट समझेंगे कि एक स्फेरिकल कंडक्टर में हमने जस्ट आउटसाइड जब E सॉल्व किया तो वो आया ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन कहाँ आई, नॉर्मल टू सरफेस। आप एक और एग्जांपल देखें कि मान लो कोई शीट है, कंडक्टिंग शीट है। अब एक शीट कितनी भी थिन हो उसकी कोई थिकनेस तो होगी लाइक दिस। तो इस शीट को चार्ज देंगे तो चार्ज अपीयर होना है सरफेस पर। अब एक शीट में मेनली ये एक लेफ्ट सरफेस है और एक राइट सरफेस है, ये जो बाकी फोर है वो तो वेरी स्मॉल एरिया है क्योंकि थिन शीट है। तो एक कंडक्टिंग शीट, चार्ज कंडक्टिंग शीट, देखो जैसे एक स्फेयर में हर पॉइंट पर रेडियस सेम है ना, ऐसे ही जब कोई सरफेस प्लेन होता है, जैसे ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। तो इस पूरे सरफेस पर रेडियस सेम है, तो इस सरफेस पर जो भी सिग्मा वो सेम होना है। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल सरफेस हैं, ये भी प्लेन है ये भी प्लेन है, तो जो सिग्मा यहां होगा वही सिग्मा यहां होगा। और ये चार सरफेस यहां हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये स्मॉल एक एरिया है। तो एक चार्ज कंडक्टिंग शीट में जो सिग्मा इस राइट सरफेस पे होगा वही सिग्मा लेफ्ट सरफेस पे होगा। यानी मैं खाली इसको ऐसा शो करूं तो आपके पास ये अरेंजमेंट, ये शीट में लेफ्ट साइड जो सिग्मा है राइट साइड भी वही सिग्मा है। और इस कंडक्टिंग शीट के नियर को पॉइंट लिया ए लाइक दिस, वेरी नियर, जैसे यहां लिया हुआ वेरी नियर, तो यहां पर फील्ड। अब एक सरफेस इनफाइनाइट लार्ज का केस हमने डिस्कस किया हुआ है कि इनफाइनाइट लार्ज सरफेस के नियर किसी भी पॉइंट पर फील्ड था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टेड अवे। और इनफाइनाइट लार्ज नहीं है, फाइनाइट है,
तो इफ पॉइंट इज वेरी क्लोज द सेम रिजल्ट इज वैलिड। तो ये वेरी क्लोज है, तो इस सरफेस के फील्ड के लिए वो रिजल्ट यूज हो जाएगा। लेकिन इस कंडक्टिंग शीट में हमारे पास एक सरफेस नहीं है, राइट साइड में भी सरफेस है और लेफ्ट साइड में भी सरफेस है। तो इसके नियर मैं चाहे ए पर देखूं चाहे बी पर देखूं, एक सरफेस का जो ई होना है दूसरे सरफेस का भी, क्योंकि वो ई डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, तो आपके पास जो ई नेट होगा ड्यू टू टू सरफेसेस वो 2 टाइम्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी उस ई नेट की वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन ऑफ ई नेट क्या होगा, नॉर्मल टू द शीट। तो यहां से आप देखें कि स्फेरिकल केस था, तो जो फॉर्मूला था उससे नियर द सरफेस जब ई बनाया तो क्या बना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या बनी, नॉर्मल टू सरफेस। तो ऐसे ही यहां जब बना रहे हैं, यहां अलग फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन यहां भी नियर द सरफेस फील्ड आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टेड नॉर्मल टू सरफेस। तो यहां से ये बात अब एज रिजल्ट आपने समझ लेनी है कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस के नियर, यानी अगर वो चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है तो उसके सरफेस के नियर किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड है उसकी वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्मल टू सरफेस। यानी किसी कंडक्टर में इनसाइड फील्ड इज ऑलवेज जीरो एंड आउटसाइड जस्ट नियर द सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये केस फिर से ऐसे बना लेते हैं, ये कंडक्टिंग बॉडी है, इस कंडक्टिंग बॉडी में नियर द सरफेस यहां एक पॉइंट लिया ए, यहां एक पॉइंट लिया बी, तो ए और बी पर रेडियस सेम नहीं है, इसलिए ए पर जो सिग्मा होगी वो जो बी पर सिग्मा है उससे डिफरेंट होगी। लेकिन ए पर फील्ड, तो आंसर है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज का केस है तो डायरेक्शन अवे होनी है, और ये ई एट ए का आंसर होगा सिग्मा एट ए बाय एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टेड अवे। ऐसे ही ई एट बी, तो सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट, directed away normal to surface. Whatever may be the shape of a conducting body, if it is charged, then charge always resides on the surface. Surface charge density depends on the radius of curvature. If radius is same throughout, then surface charge density is same. But if radii are different, then surface charge density varies from point to point. Due to surface charge density, E is defined. Near the surface, intensity E is sigma by epsilon naught. हाँ, A पॉइंट जिस सरफेस के नियर है उस सरफेस पर जो सिग्मा होगी वो सिग्मा उस पॉइंट का E डिफाइन करेगी। यानी जहां सिग्मा ज्यादा होगी वहां E स्ट्रॉन्ग होगा। अगर सिग्मा थ्रू आउट सेम है तो हर पॉइंट पर E सेम होगा।